नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। जब जमाने में आए रसूल खुदा, नेकियां साथ लाए रसूल खुदा, कमली वाले पे कुरान उतारा गया, लोग ईमान के गीत गाने लगे, रहमतों के दिए जगमगाने लगे। ये वो महीना है जिसे रमजान कहा जाता है, जब कुरान उतरा था इस दुनिया में। और इस रमजान को लेकर मुसलमानों का अकीदा है कि ये इबादतों का महीना है और अपने रब को राजी करने का महीना है, सुकून का महीना है। लेकिन दुनिया के एक खित्ते में जिसे ईरान कहा जाता है, वहाँ के मुसलमानों का जज्बा देखिए कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में बारूद के साए में, मिसाइलों के साए में, बमों के साए में रोजे रखते हैं। सुबह सहरी से लेकर इफ्तार तक का ये समय होता है इबादतों का, और उस पर मंडराती रहती है मौत। लेकिन जब इफ्तार होता है उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियोस आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईरान की आवाम इफ्तार से लेकर अगली सहरी तक सड़कों पर उतरी रहती है। जी हां, ये वीडियो आप देखिए और उससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या जज्बा है इनका और अपने मुल्क के लिए क्या दीवानगी है। इसे भी समझा जा सकता है, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसे हम हुब्बुल वतनी कहते हैं। अगर आपको देखना हो तो आप ईरान की आवाम को देखकर इस वक्त समझ सकते हैं। दिव्यांशु मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी दीन दुनिया में बहुत कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। आज रहिएगा आखिर तक, क्योंकि आप देखिए ये तस्वीरें, ये वीडियो, हजारों की तादाद में रात भर से सुबह सहरी तक ये मजमा ईरान के हर शहर में आवाम का लगा रहता है। न कोई खौफ की, और असली हमले होते हैं रात को, रात में ज्यादातर अटैक होते हैं। बावजूद इसके कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं। इसको कहते हैं एक तरह का जज्बा ईमानी कि जो हमने इबादतें की हैं खुदा से, वो हमें बचाएगा। और कहीं ना कहीं आज अगर हम बाहर नहीं निकले ये दिखाने के लिए कि हम अपनी हुकूमत के, अपनी रजीम के, अपने IRGC के, अपने इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ हैं, अगर वो ये नहीं निकलेंगे अपने घरों में, अगर दुबके रहे, मान लीजिए अपने घरों में ये कहते हुए कि हम तो रोजे रख रहे हैं और हम तो सेफ रहना चाहते हैं, तो फिर कैसे चलेगा। तो आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों में रात भर झंडे लेकर के, अपने मुल्क के परचम लेकर के ये लोग निकल रहे हैं, ईरान के लोग। और कुम हो, मशहद हो, अलग अलग शहर हो, तेहरान हो, जहां पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, लोगों का इसी तरह का हुजूम निकलता है। इसे किस तरह से देखा जाए ऐसे समय में जबकि पर डे हमले हो रहे हैं और भीषण हमले हो रहे हैं। आमतौर पर अमूमन हमने देखा है जिस देश में अगर एक तरीके से युद्ध छिड़ जाए तो लोग सड़कों पर तो निकलना दूर की बात हो जाती है, मार्केट में निकलना दूर की बात हो जाती है। पर यहां हम पहली दफा शायद मेरे ख्याल से ऐसा देख रहे हैं, ऐसा नजारा। यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है, रसिया में भी युद्ध चल रहा है, लेकिन वहां से इस तरीके की तस्वीर आना मुझे कभी ऐसा मैंने नहीं देख पाया, जहां तक उम्मीद है। लेकिन यहां पर जब से वो अटैक हुआ है, टारगेट किलिंग हुई है, उसके बाद से हर रोज हजारों की संख्या में, या यूं कहें कहीं कहीं तो लाखों की संख्या में जिस तरीके से तस्वीर आ रही है रोड पर, और इन लोगों को मतलब इस चीज का डर नहीं है कि कभी भी बम गिर सकता है, कभी भी मिसाइल गिर सकता है, ड्रोन गिर सकता है। जिस तरीके से वहां पर हथियार जो है वो छोड़े जा रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं और दिव्यांशु हमारे लिए लेकर आए हैं वो बहुत सी अहम बातें जो आज छठवें दिन के हिसाब से आपको जानना बहुत जरूरी है, और वो बातें आपको कहीं और सुनने समझने के लिए नहीं मिलेंगी। जी दिव्यांशु, बिल्कुल चलेंगे हम सीधे ऐसे मुल्कों पर, जैसे खास तौर पर खाड़ी के देशों पर, जिनके लिए अब सबसे ज्यादा दिक्कत उत्पन्न होने वाली, इसको यहीं पर रोक देंगे। ये कतर की चीज हम आपको आज लेकर आए। कतर के बारे में पहले बताएंगे आपको किस तरीके से सबसे ज्यादा पिटने वालों की संख्या में जब अरब देशों की एक लंबी लाइन लगी है, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट और इंपैक्ट कहां पर पड़ रहा है, यह कतर की बात है। स्ट्राइक जो है वो फरवरी 28 से हम 3 मार्च तक की बात कर रहे हैं, कल और आज के बारे में फिलहाल नहीं है। 101 बैलिस्टिक मिसाइल, ये आंकड़े हैं, हालांकि ऑफिशियल किसी की तरफ से नहीं बताया गया। 3 क्रूज मिसाइल ईरान ने मारी है, 98 ड्रोन छोड़े गए, 2 फाइटर जेट्स हैं जो अटेम्प्ट करते हैं SU-25 सोवियत संघ के थे। ये सिर्फ कतर में मारा गया, कतर में 101 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल, 98 ड्रोन और 2 फाइटर जेट्स जो है अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल जी, ये कतर में किया जी। हाँ,
और इसमें से ज्यादातर मिसाइलों को ये बताया जा रहा है, ज्यादातर ड्रोन को बताया जा रहा है कि अल उदैद जो एयरबेस है, इसके अलावा हमद एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सबसे ज्यादा इनको नुकसान झेलना पड़ा है। खासतौर पर अल उदैद एयरबेस की लाइव हिंदुस्तान पे एक रिपोर्ट भी है किस तरीके से जो है $1.1 बिलियन का रडार सिस्टम जो 5000 किलोमीटर तक जिसकी रेंज बताई जाती है, यानी वहां से अगर कोई मिसाइल या कुछ भी निकलता है तो वो बता देता था, वो कतर के हाथ से जा चुका है जो यूनाइटेड स्टेट्स का था। अब आगे हम बढ़ेंगे, ये दिखाएंगे कि कैसे जो अरब के मुल्क हैं उन पर खाने तक की संकट आने वाली है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि करीब करीब जो आंकड़े बताते हैं वो कहते हैं कि 90% से ज्यादा जो भोजन है अरब देशों का वो आयात होता है, इंपोर्ट करते हैं, वहां पर खुद नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा रेगिस्तानी इलाका है ज्यादातर। जी जी, और तेल की ताकत है, तेल का पैसा है और उससे वो हर चीज खरीदने का दावा करते हैं। जी बिल्कुल, एक बार चलेंगे वो ग्राफिक लेकर, वहां पे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर पूरा का पूरा एक तरीके से उनका स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा आप देख रहे हैं, किस तरीके से ओमान है और इधर देखिए ईरान का, और यहां पे टोटल कब्जा जो है वो ईरान का कहीं ना कहीं पाया जाता है, और यही कारण है कि ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया है ऐसे देशों के लिए जो इस्राइल और अमेरिका की मदद करते हैं। अब एक बार वो ग्राफिक हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये इंपोर्ट करते हैं, कितना इंपैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, वो चीज अपने आप में बहुत मध्यपूर्व के देश हैं जिनको आप देख रहे हैं। सऊदी अरबिया की बात करें 80% तक, 80% तक ये खाना इंपोर्ट करता है। यूएई की डिपेंडेंसी आप देख सकते हैं 85 से 90% तक इंपोर्ट करता है। कतर की बात करें 90%, जिस कतर की अभी हम बात कर रहे थे। कुवैत की बात करें 90 से 95% तक इंपोर्ट किया जाता है, ये आंकड़े हैं। ओमान की बात करें तो 60 से 70% ये खाने इंपोर्ट करते हैं। बहरीन की बात करें तो 90% तक ये भी इंपोर्ट करते हैं, यानी इनकी डिपेंडेंसी जो है, और वो सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अगर बंद कर दिया जाए, जिस तरीके से ईरान लगातार वो कोशिशें कर रहा है, आईआरजीसी की तरफ से बार बार जो जहाज उल्लंघन कर रहे हैं, जो शिप नेवल शिप हैं, वो अगर उल्लंघन करें तो उन्हें सिर्फ स्ट्राइक कर रहे हैं, उन्हें जला दिया जा रहा है। आगे हम बढ़ेंगे, ये दिखाएंगे कि कहां पर जो पोर्ट हैं वो इस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। ये पूरा आप मैप देख रहे हैं, इराक, सीरिया, तुर्की, लेकिन इसमें हमारा जो फोकस है वो मेन जो है अरब देशों पर है। जी, ये वो चीज हम आपको दिखा रहे हैं। कंटेनर कैपेसिटी के हिसाब से अगर बात करें हम, तो यहां पर जिद्दा इस्लामिक पोर्ट की 6 मिलियन जो है वो इंपोर्ट है। बेसिकली जो ये आप देख रहे हैं TEU, इसको बोलते हैं 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, यानी इनका काम क्या होता है, ये टैंक है एक तरीके के, या फिर आप जिनको कहते हैं जिसमें इंपोर्ट करके कंटेनर जो होते हैं उनको रखा जाता है। तो इनकी जो कैपेसिटी है वो 60 लाख तक की है जी, यानी इतना ये इंपोर्ट करके रख सकते हैं। अभी कब तक चलेगा, मैं बेसिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके इंपोर्ट करके उन सामान को रखने की जो क्षमता है वो सिर्फ इतना है। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं किसकी कितनी है। सलाला की बात करें तो 6 मिलियन की अप्रॉक्स है। ये स्टेट ऑफ होर्मुज है, जितने रेड या पार्टिकल्स देख रहे हैं या फिर जो बनाया गया संकेत है, ये इसलिए ताकि यहां पे क्लैश है इन जगहों पर, और जो ग्रीन है वो अभी खुले हुए हैं, यानी अगर इन पर भी संकट आता है तो पूरी तरीके से पूरा ये क्षेत्र जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, और उसके बाद फिर इन पे ऊपर दिक्कत आएगी। ये कब तक खाना रख पाएंगे, 2 से 3 दिन मैक्सिमम, एक हफ्ते, हाँ बिल्कुल, और उसके बाद ये कहां जाएंगे। तो ये ईरान की स्ट्रेटजी है कि इनको इस तरीके से मजबूर कर दिया जाए। जब इनके पास खाने के लिए नहीं रहेगा, पीने के लिए नहीं रहेगा, तो सवाल ये है कि अमेरिका जब तक इनको सुरक्षा का एक पूरी गारंटी दिया करता था, वो अमेरिका खुद सुरक्षित नहीं है फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में। अगर बात करें, अमेरिका बहुत दूर पड़ता है। आप सोचिए कि भाईचारा करके इनको चारा बना दिया, और ये अब खुद के चारे के लिए यानी फूड के लिए अब इनको दिक्कत होगी अगर यही आलम रहा, यही तौर तरीका। यहां पर जरा तसव्वुर कीजिए, जरा 1 साल पीछे चले जाइए। रमजान का बाबरकत महीना चल रहा था और गज्जा में बीच रमजान में उस समय सीज फायर हो गया था हमास के साथ। हमास ने इजरायली बंधकों को छोड़ना शुरू कर दिया था। दिक्कत यह थी कि सिर्फ क्यों वीडियो बना करके, क्यों इवेंट्स करके आप बंधकों को छोड़ रहे हो, क्यों दुनिया को दिखा रहे हो कि बंधक खुश हैं, ये मत करो। ये कहते हुए बीच रमजान में फिर इजराइल ने गज्जा पर हमला करना शुरू कर दिया था, और 15 दिन लगभग रमजान मनाया होगा गज्जा वालों ने, और 15 दिनों तक इस कदर हमले हुए कि उस दौरान हमने कितनी न जाने आपको तस्वीरें वो दिखाई थी कि रोजा है, खंडरों में नमाजें पढ़ी जा रही हैं और वहीं इफ्तार हो रहा है, लेकिन जो ऊपर से जो है ईरानी बम गिर रहे हैं, इजरायली माफ कीजिएगा, इजरायली बम गिर रहे हैं, और इजरायली बम जो है सारा कुछ तहस नहस कर दे रहे हैं। तो आज गजा की याद कीजिए जब इन अरब देशों का खाना
बंद होने जा रहा है। ये हो सकता है जैसा कि दिव्यांशु बता रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति बनने जा रही है, ईरान ने वो इंतजाम कर दिया है। तो जो कुछ, अगर इसको हम ब्रॉड लेवल पर देखें तो फिलिस्तीन की आजादी के दिन नजदीक आ रहे हैं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट जो ईरान से आ रही वो बता रही हैं कि अब ये जंग वहीं जाकर रुकेगी। अब इसके रुकने का कोई और तरीका नहीं है। या तो ईरान में रिजीम रहेगी जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए बजिद है, या वो जाएगी। इतना ही होगा, इसके अलावा और कोई विकल्प, कोई और ऑप्शन समझ में नहीं आता है। और आपने बताया कि इस कदर बमबारी हो रही है सारे अरब देशों में, दूसरी तरफ ईरान में न सिर्फ रोजेदार इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक सड़कों पर है। इसमें तेहरान के अंदर में जो इमाम खुमैनी ग्रैंड मॉस्क्यू है, वहां से एक तस्वीर फिर जारी हुई है जहां पर इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई, जो ईरान के शहीद कहे जा रहे हैं, इमाम शहीद की आखिरी रस्मात की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और वो भी खुले में, कोई खौफ नहीं है। यानी अपनी इमाम को खिराज अकीदत पेश करने, श्रद्धांजलि देने बहुत बड़ी तादाद में लोग तेहरान में जुटेंगे। अब आप सोचिए बेखौफी क्या होती है। ये मतलब इसका नहीं है कि वहां की सरकार या आईआरजीसी अपने लोगों की जान जोखिम में डाल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर इंसान वहां इस रूप में आजाद है कि वो अपने घरों में रह सकता है या बंकरों में रह सकता है, लेकिन ये जज्बा है, ये जज्बा हुसैनी है कि हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, और जो डर है वो निकल गया है। यही दुश्मन को उनके सबसे बड़ा पैगाम है। देखिए, दुश्मन के हौसले हथियारों से पस्त नहीं होते, दुश्मन के हौसले आपके हौसले से पस्त होते हैं, आपके जज्बे से पस्त होते हैं। और ईरान की आवाम वही करने की कोशिश कर रही है। जो ये तस्वीरें, जो ये वीडियो बता रहे हैं, ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ना ये क्रिएट किए हुए हैं, ये वो तमाम सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जो आपको देखना चाहिए और जो नहीं दिखाए जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में मीडिया के जरिए। तो हम चाहते हैं दोनों तरफ से बात है। ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर में हमले नहीं हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्टेडियम जहां 12,000 लोग बैठते हैं, तेहरान में उड़ा दिया गया, उसका वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, भारी हमले हो रहे हैं अमेरिका और इजराइल के जरिए, लेकिन बेखौफी का आलम जो है, अब उसका क्या किया जाए, उसका जवाब क्या हो सकता है, उसकी दलील, उसका तर्क क्या हो सकता है। आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि ये क्या जज्बा है जो खौफ नहीं खाता, जो डरता नहीं। चलिए, अब एक और चीज हम बता देते हैं किस तरीके से अजरबैजान के साथ क्लैश इस वक्त ईरान का होने लगा धीरे धीरे। क्योंकि एक आरोप लगा, सबसे पहले उनके एक लोकेशन पे वो उसको बताते हैं कि एक तरीके से उनका इलाका है जी, जिस इलाके को लेकर इन लोगों में क्लैश चलता है 2-3 देशों के साथ, वो चाहे तुर्की हो या फिर आर्मेनिया हो, अजरबैजान हो। तो वहां पर एक मिसाइल, माफ कीजिएगा, एक ड्रोन गिरता है, 2 ड्रोन मारे जाते हैं, और उन ड्रोनों को लेकर अजरबैजान का दावा है कि वो ईरान ने मारे हैं, दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि वो हमारे ड्रोन नहीं थे। अब अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इल्हान, उनके द्वारा एक कमेंट किया जाता है, जवाब दिया जाता है इस ड्रोन के गिरने के बाद, और वो साफ तौर पर इसे आतंकी कृत्य बताते हैं। ईरान को कहते हैं कि ऐसे आतंकी कारनामे वो शुरुआत से करता आया है। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप जो है वो हमसे माफी मांगो, माफी नहीं मांगते हो तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नक्सीवन एक इलाका है, ये इलाका इन तीनों देशों के बीच में पड़ता है। इनका कहना है ऑटोनोमस वो स्थान है, या है तो उन्हीं का, ये दावा करते हैं कि हम अजरबैजान वाले कि हमारा ही है, लेकिन वहां पर अगर आपने मार दिया है, वहां पर स्कूली बच्चों के बीच एक ड्रोन गिरा है, कैजुअलिटीज हुई है कि नहीं वो नहीं बताया गया अभी, लेकिन अब ये साफ तौर पर धमकाने भी लगे हैं कि ये भी वॉर को ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी, हो सकता है। देखिए, कोशिश पूरी है, जितना कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, अमेरिका और इजराइल की कि सब इस जंग का हिस्सा बन जाए। ब्रिटेन को भी कहा गया अमेरिका के जरिए कि आप भी उतरो। उन्होंने अपने तमाम जो बेसिस थे अमेरिका को देने से मना कर दिया है, लेकिन अब दबाव बनाया जा रहा है कि हम आपके लिए हर वक्त खड़े रहे, इराक में हम आपके लिए खड़े रहे, तो क्या आप हमारे लिए नहीं आएंगे? बाकायदा आज तो ट्रंप कीयर स्टारमर का नाम लेके कहते हैं इज अ लॉसर, मतलब साफ तौर पर उन्हें बता देते हैं कि वो हारा हुआ शख्स है, डरपोक है, एक तरीके से उनके थ्रू यही बात कही गई है। अब जो ब्रिटेन से बयान सामने आया कीयर स्टारमर के द्वारा, वो कह रहे हैं कि हम शुरुआत में नहीं चाहते थे इस वॉर को ज्वाइन करने के लिए, जो शुरुआती स्ट्राइक की गई थी ईरान पे, हम उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ चुका है। बट
एक शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं, बट के आगे वो क्या करने वाले हैं, वो 10 देशों का नाम लेते हैं बाकायदा और कहते हैं कि इन देशों पर ईरान के द्वारा स्ट्राइक की जा रही है। तो ये बहुत गलत है। तो क्या ब्रिटेन भी अब जो है उसमें उतरने वाला है? फ्रांस के द्वारा हम बता रहे हैं, इवन मैक्रो पहले से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनके द्वारा फ्रांस ने बाकायदा यूएस को अपने बेसिस का इस्तेमाल करने के लिए खोल दिया है कि हां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा आरोप लग रहा है इन पे, इजराइल और अमेरिका पे, कि ये चाहते हैं किसी तरीके से इस पूरे क्षेत्र की जो देश हैं वो अब इस वॉर में कूदते जाएं। देखिए, शुरू में इनको एहसास नहीं था। आज 5 दिन हो गए, छठवां दिन है। तो 6 दिन पहले तक इनको यह था कि हम मारेंगे और जनता सड़कों पर आ जाएगी, सब हमारे फेवर में हो जाएगा, हम रिजीम पलट कर रख देंगे और सब कुछ अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप देख लीजिए जनता किन के लिए सड़कों पर आ रही है और किस तरह से, किस तादाद में आ रही है। ना वो एआई इमेज है और ना ही कोई बनाई गई इमेज है, ना किसी तरह का उसमें कोई ऐसी ट्रिक है। जो कुछ है वो है तो है, अब उसमें क्या ही करें। तो यही बात जो है इजराइल और अमेरिका को अखर रही है कि ये तो क्या हो रहा है, ये हमारे मन मुताबिक क्यों नहीं हो रहा। अब वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। वो नहीं होना चाहते तो वो चाहते हैं जबरदस्ती हो जाएं। उन्हें उकसा रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, उन्हें दबाव बना रहे हैं ताकि सब इन्वॉल्व हो जाओ, ताकि हमें एक बूस्ट मिल जाए कि हाँ भाई कम से कम हम सही थे, कहने को हो जाए कि देखिए हमारे पीछे पूरी फौज थी। तो ये तलाकियां हैं, ये साजिश है, ये कोशिश है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती हैं और वही कुछ दिख रहा है। तो ईरान तो देखिए इस मोड में है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी साथ में लेकर डूबेंगे। तो जो जो इसमें शामिल होगा वो भी मार खाएगा। जब 8 देशों को वो इकट्ठा मार सकते हैं तो 2 और सही। भाई उन्हें तो जो है कहीं ना कहीं उनकी ताकत जितनी है उसका वो पूरा इस्तेमाल करेंगे। अब उसके रास्ते में जो भी आएगा वो मार खाएगा और कहीं ना कहीं हमले झेलने के लिए वो तैयार है, झेल ही रहे हैं। शहादत का जज्बा उनके अंदर है तो वो दिखा रहे हैं और खुलकर दिखा रहे हैं। उनको अब वो शौकत भारती जो है और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट अशरफ जैदी ने कई बार हमारे ही प्रोग्राम में कहा है कि देखिए लाशें उठाने का जज्बा जिनके पास है वो नहीं डरते, जिनके पास नहीं है देखना उनको है। तो जब इनका लॉस होना शुरू होगा, बड़ा लॉस होगा, तो फिर इनके समझ में आएगी। उन्हें तो लॉस की परवाह नहीं है। जब उन्होंने तय कर लिया है कि शहीद होना है तो फिर परवाह नहीं। जब उनके सुप्रीम लीडर की एक ख्वाहिश थी कि मुझे शहादत क्यों नहीं हासिल हो रही है, मैं 86 साल का हो गया हूं, तो जब ये ख्वाहिश कोई सुप्रीम लीडर रखता है तो आवाम का जज्बा तो आप जान सकते हैं क्या हो सकता है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे उसमें 2-4 और बड़े देश जुड़ जाएं, लेकिन ये जंग अब खिंचेगी और बड़ी होगी। इसलिए क्योंकि हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिका को हजारों किलोमीटर दूर से आके लड़ाई लड़नी है आपको। हमने कई बार ये न्यूज़ रूम चर्चा में भी इस बात का जिक्र किया कि आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ईरान के लिए नहीं, क्योंकि वो घर बैठे मार कर रहा है। आप हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे हो, अपने एयरबेसेस का भले इस्तेमाल कर रहे हो आप, लेकिन जो इक्विपमेंट है, जो सामान है, वो आपके पास दूसरे ठिकाने पर उतने मौजूद नहीं होंगे। इसराइल को क्या है, वो कई सालों से जंग लड़ रहा है, कभी लेबनान में लड़ता है, कभी गजा में लड़ता है। तो उसके लिए तो ऑलरेडी पहले से फैला हुआ है कि भाई वो तो हमेशा वॉर लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका जैसे देश, उनका नाम पहले लिया जाएगा क्योंकि वो महाशक्ति खुद को बताते हैं। और सीधी सी बात है, ईरान नहीं गया था किसी को मारने के लिए, ये दुनिया जानती है और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं, ना छिपी हुई बात है। वो किसी को मारने गया नहीं था, लोग उसी को मारने आ रहे हैं। तो जो मारने आता है उसका लॉस ज्यादा होता है, दूर से आता है। जो मौजूद है अपने साजो सामान के साथ में, वो तो भाई पलटवार करेगा। तो वो कह रहे हैं हम पलटवार कर रहे हैं और उस पलटवार में जो सामने आएगा वो जाएगा। तो ये है इसके पीछे की कहानी। और आपको क्या लगता है ये जंग कितना और लंबा चल सकती है, और इस जज्बे को देख करके आपके मन में क्या ख्याल आते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान और दिव्यांशु के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया भर में पहुंच सके और लोग इसे देख सकें। आप इसे लाइक कर रहे हैं, हमें पता है, कमेंट्स भी आप भरपूर कर रहे हैं। इसे बनाए रखिएगा क्योंकि वॉर से जुड़ी हुई जो खबरें हैं विश्लेषण के साथ आपको लाइव हिंदुस्तान पर देखने को मिलती हैं और आप खुश हैं इस बात को लेकर के, आपने कमेंट्स में हमें बताया भी है। जो सुधार करने की जरूरत है वो भी हमें बताते रहिए, हम लगातार उस पर काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।